आप सभी को नमस्कार। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत हम जीएसटी पढ़ रहे हैं। मेरा नाम है सीए अनादि मिश्रा और नेक्स्ट जो हम टॉपिक लेंगे वो है जीएसटी के रिटर्न और उसकी देय तिथियाँ। हमने ये चीज़ सुनी होगी कि जीएसटी का रिटर्न फाइल करने में हमसे देरी हो गई, हमारा जीएसटी का नंबर जो है वो टेम्पररी इनएक्टिव हो गया या फिर वो लास्ट डेट निकल गई, अब हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो आइए जानते हैं कि कौन से वो जीएसटी रिटर्न्स होते हैं और उनके अंदर जो लास्ट डेट्स हैं वो क्या हैं, जिसके बाद पेनल्टी लगती है तो वो कितनी। तो रिटर्न जब भी दाखिल किया जाता है, रिटर्न सबमिट किया जाता है, तो उसके मोड्स जानने ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ये ऑफलाइन नहीं हो सकता। पहले के जो टैक्सेस थे, सर्विस टैक्स या अगर हम वैट की बात करें या फिर हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें, तो ये कुछ हद तक जो है ये ऑफलाइन चलते थे 2017 से पहले, जिन्हें चालान डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट के अंदर सबमिट किया जाता था। अब यहाँ पर जो है वो सारे पेमेंट्स ऑनलाइन ही हो सकते हैं, रिटर्न फाइलिंग ऑनलाइन ही हो सकती है। सो ये जानना ज़रूरी है कि मोड्स क्या हैं ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। तो 3 मोड्स होते हैं। पहला GSTN पोर्टल यानी gst.gov.in, जिसकी वेबसाइट हमने वन ऑफ द स्लाइड्स बिफोर दैट हमने डिस्कस करी थी। दूसरा होता है ऑफलाइन यूटिलिटीज़, जो कि जीएसटी नेटवर्क के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, इसके माध्यम से भी आप सबमिट कर सकते हैं रिटर्न। तीसरा होता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जो अगेन हमने थोड़े समय पहले डिस्कस की थी कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स कौन होते हैं और कैसे उनके पास जाकर जो है वो अपने रिटर्न्स को हम प्रोसेस करा सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल फीस। सो जानते हैं कौन से ऐसे रिटर्न्स होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है GSTR1, जीएसटी रिटर्न नंबर 1। मैं इसकी पीरियोडिसिटी यानी इसके समय जिसके अंदर इसको सबमिट करना होगा वो बताऊंगा, कौन इसको फाइल करेगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या उसकी डेट ऑफ फाइलिंग रहती है। सबसे पहले इसे मंथली फाइल किया जाता है। ये एक स्टेटमेंट है जो बताता है कि मैंने आउटवर्ड सप्लाईज यानी बाहर की तरफ अपने कौन से ऐसे गुड्स हैं या सर्विसेज हैं जिन्हें सप्लाई किया। जो पर्सन रजिस्टर्ड है अंडर द रेगुलर स्कीम, इंक्लूडिंग अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो सभी को ये चीज़ फाइल करनी होती है। ड्यू डेट होती है अगले महीने की 10 तारीख और हालांकि अभी के समय ये 11 तारीख चल रही है ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर कोई क्वार्टरली स्टेटमेंट अगर सबमिट करता है फॉर द आउटवर्ड गुड्स या सप्लाईज, तो ये पर्सन जो है वो QRMP स्कीम में रजिस्टर्ड है, क्वार्टरली रिटर्न्स एंड मंथली पेमेंट स्कीम। CTPs भी इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं और उनके पास 13 तारीख का टाइम रहता है ऑफ द नेक्स्ट मंथ आफ्टर द क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने की 13 तारीख तक उन्हें फाइल करना होता है GSTR1 यदि वो QRMP स्कीम में है तो। अगला आता है GSTR3B, जो कि एक मंथली रिटर्न है अगेन, और जो भी पर्सन रजिस्टर्ड हैं अपने रेगुलर स्कीम के तहत इंक्लूडिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उनको ये GSTR3B 20 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ सबमिट करना होता है। फिर आता है क्वार्टरली रिटर्न। क्वार्टरली रिटर्न अगेन वही QRMP रजिस्टर्ड लोगों के लिए हैं, इंक्लूडिंग अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो, और उनको या तो 22 तारीख की डेट तक या 24 तारीख की डेट तक इन्हें सबमिट करना होगा, डिपेंडिंग कि वो किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी में रजिस्टर्ड है। तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग डेट जो है वो है, एक 22 तारीख, एक 24 तारीख। अगला रिटर्न आता है GSTR4। तो ये फाइल किया जाता है फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर, और ये रजिस्टर्ड पर्सन जो भी कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है उसको फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के अगली 30 अप्रैल तक सबमिट करना है। तो मान लीजिए समय है 22-23, तो 2023 के 30 अप्रैल तक इसे सबमिट करना कंपलसरी हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है GST CMP08। ये ऑफ कोर्स एक क्वार्टरली स्टेटमेंट है जिसमें आप सेल्फ असेस टैक्स का पेमेंट करते हैं, स्वयं ही आप निर्धारित करते हैं कि कितना आपको टैक्स पे करना है, और ये से क्वार्टरली स्टेटमेंट के फॉर्म में जो है वो दिया जाता है। ये भी एक कॉम्पोजिशन स्कीम रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। जो भी ऐसा व्यक्ति है जो कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उसको क्वार्टर खत्म होने के अगले महीने के 18 तारीख तक इसे सबमिट करना होता है। फिर आता है GSTR5। ये अगेन एक मंथली रिटर्न है जो कि रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर को भरना होता है। दिस हैज टू बी सबमिटेड विद इन 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ और विद इन 7 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए। इसका मतलब अगले महीने की 20 तारीख या एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन, जितने समय के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन मिलता है उसके एक्सपायरी के 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक, तो ये दोनों में से जो पहले हो जाए उस दिन GSTR5 सबमिट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है GSTR9। ये एक अगेन एनुअल रिटर्न है, यानी साल के दौरान जो है ये रिटर्न फाइल किया जाना चाहिए,
और ये कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है, जो कि टैक्स डिडक्टर है या टैक्स कलेक्टर है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, इसे अपने फाइनेंशियल ईयर अगले 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक इसको सबमिट करना होता है। मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके अगले फाइनेंशियल ईयर की 31 दिसंबर तक GSTR 9 सबमिट करना होगा। GSTR 10 एक फाइनल रिटर्न होता है। ये उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन को जो है रद्द कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो उन्हें भी ये 3 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन या फ्रॉम द डेट ऑफ सरेंडर, जो भी इन तीनों में से पहले हो जाए उसके 3 महीने के अंदर अंदर सबमिट करना होता है GSTR 10, और ये उनके लिए आखिरी रिटर्न होता है। फिर GSTR 11 होता है जो कि डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, इनवर्ड सप्लाईज जो कि UIN होल्डर्स के द्वारा सबमिट किया जाता है। आपको याद होगा UIN मैंने बताया था कि जो यूनाइटेड नेशंस या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इशू किया जाता है उन लोगों को जो इंडिया में आकर जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यूनिक आइडेंटिटी नंबर होल्ड करने वाले उसके धारक इनवर्ड सप्लाईज के लिए GSTR 11 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं GSTR 2A। ये GSTR 2A एक सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट है। इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, इसको केवल आप पढ़ सकते हैं। ये ऑटो जनरेट होता है, ये सेल्फ पॉपुलेट होता है। इसका मतलब आपको इसे भरने की ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान ने इसको भरा होगा या जिस इंसान से आपने खरीदा होगा वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो जो भी आपके इनवर्ड सप्लाईज हैं, जो भी आपने चीज़ें खरीदी होंगी, वो जिसने बेचा है उसने ऑलरेडी रिटर्न भरा हुआ है, तो आपके में ऑटोमेटिकली दिखनी स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज आप एक रेसिपेंट थे, और ये रियल टाइम बेसिस पे आपको दिखेगा। मतलब जहां उन्होंने अपडेट किया वहां आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। GSTR 2 भी ऐसा होता है जो कि ऑटो ड्राफ्टेड रीड ओनली स्टेटमेंट होता है। अगेन इसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट के डिटेल्स होते हैं और ये रजिस्टर्ड पर्सन को हर महीने अवेलेबल करा दिया जाता है, और ये एक स्टैटिक स्टेटमेंट है और हर महीने एक बार जो है इसके अंदर चेंज हो सकता है। तो ये दूसरा फॉर्म होता है GSTR 2B। अब जानते हैं ड्यू डेट क्या है फाइलिंग GSTR 3B इन केस अगर QRMP स्कीम का फायदा उठाया जाए तो कोई भी टैक्स पेयर जो कि ऑप्ट करता है क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम को, उसको क्वार्टरली GSTR 3B सबमिट करना होता है, जिसके बारे में अभी हमने जस्ट चर्चा करी। तो वो या तो ऑन या बिफोर द 24th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर फॉर विच रिटर्न फर्निश की जा रही है वो करना होगा। यानी कोई क्वार्टर खत्म होता है, उस क्वार्टर के अगले मंथ के 24th या उससे पहले उसे सबमिट करना होगा, या फिर अगर कोई दूसरा स्टेट है तो इन दैट केस में 22nd हो जाता है 24 तारीख की जगह, जैसा मैंने बताया था। तो बाकी स्टेट्स में 22nd ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर, या तो वो डेट या उससे पहले सबमिट हो जाना चाहिए GSTR 3B। क्या मैं अपना रिविजन कर सकता हूँ रिटर्न का? क्या मैं अपने रिटर्न को कोई चेंज कर सकता हूँ? सो द आंसर इज कोई मैकेनिज्म तो नहीं है इस चीज़ को चेंज करने का जो ऑलरेडी सबमिट हो गया। जो रिटर्न सबमिट हो चुका है उसके अंदर कोई रिवीजन अलाउड नहीं है, कोई एरर या ओमिशन का करेक्शन आप नहीं कर सकते। पर जब आप सब्सिक्वेंट रिटर्न फाइल करेंगे उस टाइम पर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर या ओमिशन का एक मौका दिया जाएगा। पर आप कोई रेक्टिफिकेशन जो है वो नहीं कर सकते इन केस जो है वो सितंबर का मंथ जो उसका एक फाइनल रिटर्न का टाइम रहता है, जिसके बारे में हमने जस्ट डिस्कशन किया, या फिर फर्निशिंग ऑफ द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न। आपने सितंबर के मंथ में जो फाइनल रिटर्न उस पर्टिकुलर ईयर की सबमिट करी, अगर वो ही ऑलरेडी सबमिट हो गई तो उसके बाद कोई आपको मौका नहीं दिया जाएगा रिवीजन ऑफ रिटर्न करने से पहले। यानी जो भी रिविजन्स करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर फाइनल रिटर्न से पहले कर लें, अन्यथा आपको कोई चेंज का मौका नहीं रह जाएगा। अगर मैं फाइल करने में लेट हो जाऊं तो मुझे कितनी फ़ीस देनी होगी, कितनी मेरे ऊपर पेनल्टी लग सकती है? तो पेनल्टी की बात करें या लेट फीस की बात करें तो एनी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि फर्निश नहीं कर पाता या फेल कर जाता है फर्निश करने में रिटर्न 39 सेक्शन के तहत एंड फाइनल रिटर्न्स ड्यू डेट तक नहीं दे पाता, तो उसको 100 रुपये प्रति दिन की पेनल्टी लगेगी, जो कि सब्जेक्ट टू मैक्सिमम है 5,000 रुपये अंडर द GST एक्ट। तो 100 रुपये प्रति दिन अप टू मैक्सिमम 5,000। तो अगर आपका 100 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन 10,000 भी बैठ जाए तो 5,000 तक सीमित किया हुआ है इसको। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो नहीं दे पाता एनुअल रिटर्न अपने आखिरी डेट तक, तो उसे भी जो है वो पेनल्टी देनी होगी 100 रुपये प्रति दिन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन दैट स्टेट। मतलब उस स्टेट में आपने जितनी बिक्री करी है, जितना स्टेट में बेचा है सामान, उसका 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन दैट स्पेसिफिक स्टेट आपका जो रहेगा वहाँ तक सीमित किया जाएगा। तो इन केस अगर आंसर निकल के आ रहा है 1% के ऊपर, तो इन दैट केस तब भी आपको 0.25% पे ही रोक दिया जाएगा। उससे ज़्यादा पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी, उससे ज़्यादा आपको लेट फीस नहीं देनी होगी।
सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड, जहां पर हमने सभी रिटर्न्स जो फाइल किए जाते हैं उनकी लास्ट डेट, उनको कौन पे करता है और उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी पीरियोडिसिटी क्या है जब तक उन्हें पे करना होता है, उसके बारे में चर्चा करी। थैंक यू।